हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। परसों हमने कुछ एप्लीकेशन से प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सीखी थी। कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सीखी थी। एक रह गई थी, उस पर आज डिस्कस करेंगे। कल और परसों जो सीखी थी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, पहले उनको देखिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको उतना आता है तो फिर सीधे यहां आ जाते हैं। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक फॉर्मूला जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। सपोज करिए वो कह रहा है, एक फॉर्मूला दिया F इजिकल टू एम आर स्क्वायर अपॉन बी। अब वो आपको देगा F क्या है, फोर्स, M मास, R रेडियस, V वेलोसिटी। ये आपको देगा, कहेगा फोर्स। देखो ये हो जाती है डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, M पे, R पे और V पे। भाई M बदलेगा तो M की वैल्यू 2 से 3 हो गई, तो ये बदला तो ये भी बदल जाएगा। R की वैल्यू कुछ हुई 7 से 8 हो गई, तो 7 का स्क्वायर की जगह 8 का स्क्वायर, तो ये बदल जाएगा। ये 10 से 20 हो गई, अभी इस चीज को 10 से डिवाइड कर रहे थे, हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बदल जाएगा। यानी F अगर M बदल जाए, R बदल जाए, V बदल जाए, तो F बदल जाएगा। तो ये हो जाता है डिपेंडेंट। किस किस पे डिपेंडेंट, M, R और V पे। और ये हो जाती है इंडिपेंडेंट। भाई M बदल जाए, M मानिए 7 से 8 हो जाए, तो R पे क्या फर्क है, R अगर 10 है तो वो 10 है जरूर, लेकिन ये जरूर बदल जाएगा। ये अगर 7 से 8 हो गया तो ये जरूर बदल जाएगा, लेकिन ये 7 में था और 8 कर दे तो ना, इस पे कोई फर्क नहीं। भैया मैं तो रेडियस 10 है तो 10 रहेगी, ये कहेगा मेरी वेलोसिटी 5 थी तो 5 रहेगी। यानी ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कहलाती है, ये डिपेंड नहीं करती है, और ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज कहलाती है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो यह फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एम आर स्क्वायर अपॉन वी। क्यों उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा पहले तो चेक करो, चेक करना है हमें कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। चेक वेदर द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई बात ही नहीं, वहीं छोड़ देंगे। इनकरेक्ट है तो कह रहा फिर सही करो। अब हम एक स्टेप आगे बढ़े। परसों हमने सीख लिया था करेक्ट देखना, अगर एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस के बराबर आ गई तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर नहीं आई तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। यहां तक सीखा था। आज कह रहा करेक्ट है तो वही रुक जाएंगे, अगर इनकरेक्ट है तो उस फॉर्मूले को सही करो। तो हम वही देखेंगे। मैंने जानबूझ के ये सवाल गलत लिखा, तो करेक्ट वाला तो हम निकालना सीख गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिछली वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, देखते हैं। अब पहले फिर भी करेक्टनेस एक बार देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एलएचएस, डायमेंशन ऑफ एलएचएस। एलएचएस में क्या, फोर्स। तो बेटा अब याद होनी चाहिए आपको, फोर्स की क्या होती है, mlt-2। बहुत बार करा चुका, अब आपको याद होनी चाहिए। तो एलएचएस की डायमेंशन हो गई mlt-2। अब देखें डायमेंशन ऑफ आरएचएस। आरएचएस में क्या है, एम आर स्क्वायर अपॉन बी। तो मास, एम क्या, मास, मास की क्या होती है, एम। आर क्या है, रेडियस, रेडियस क्या होती है, लेंथ, तो एल, और आर का क्या है, स्क्वायर अपॉन वी। वेलोसिटी की क्या होती है, एल टी माइनस। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर। भाई आर रेडियस है तो रेडियस की एल, लेंथ होती है रेडियस, और इसका स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर एम एल स्क्वायर अपॉन एल टी माइनस 1। एक एल से एक एल कट गया, एल पे पावर 1 थी नीचे, ऊपर 2 थी, तो 1 से 1 कट गया, कितनी बची, एम पे पावर 1 बची, एल पे पावर 1 बची, टी पे पावर -1 है, ऊपर जाके +1। पिछली वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा।
दोनों वीडियोस देखेंगे, बहुत आसान लगेगा, और अगर आपको आता है तो अभी आसान लग रहा होगा। तो यहां देखो LHS में m पे पावर कितनी है 1, इधर भी 1 है। अभी तक फॉर्मूला LHS और RHS का सही चल रहा है। अब L पे कितनी है 1, यहां भी 1 है, अभी तक भी सही चल रहा है। यहां पे T पे कितनी है -2 और यहां पे कितनी है 1। बस जहां गड़बड़ाया, चाहे यहां गड़बड़ाया जाता या यहां आगे देखने की जरूरत नहीं है। इसमें शुरू की 2 सही थी, तीसरे पे आके गड़बड़ाया, मानो यही m पे यहां पे बनते या हो जाती 2, तो वही करवा, या -2, तो आगे देखते ही नहीं, L और T चेक ही नहीं करते, बस वही गलत हो जाता। क्योंकि यहां इक्वल आ रही थी, m और l की टच सही थी तो T देगी, तो फॉर्मूला नहीं आया, तो लिखेंगे क्योंकि डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल ऐसे लगा दो तो इक्वल, काट देते नॉट इक्वल, डायमेंशन ऑफ RHS hence the given formula is dimensionally incorrect। लिख दे रहे हैं एक बार, hence the given formula is dimensionally incorrect। खत्म, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला गलत है, इधर की डायमेंशन इधर की इक्वल नहीं है। अब यहां तक तो मैं सीखा था, अब तेरा अगर गलत है तो सही करके दिखाओ। अब यहां से सीखे भैया बच्चों, यहां से अब आपको सीखना पड़ेगा। अब हम देखिए फॉर्मूला सही करना सीख रहे हैं। डायमेंशनली, बार बार बता रहा हूं, पिछली दोनों वीडियो देख लीजिएगा। करते क्या है, अब बहुत आराम से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कर रहा है एम आर और वी। समझिए, आपने लिख दिया एम आर और वी, लिख दिया ना। अब मेरी बात सुनो, आपको नहीं मतलब कि किस पे कितनी पावर लगी है, जैसे आर पे यहाँ 2 लगी है, आप नहीं लिखोगे, आप तो आर लिख लेना। चाहे यहाँ अंडर रूट होता एम पे, या अंडर रूट होता तब भी आप क्या लिखते एम, आप पावर नहीं लगाएंगे। अगर फॉर्मूला गलत है तो आप ये देखिए एक्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एम आर और वी, एम आर और वी, तो पावर नहीं लगाई जब मैंने एम पे, ना आर पे, ना वी पे। आर पे यहाँ 2 थी, मैंने नहीं लगाई। अच्छा, दूसरी चीज v कहां है, यहां डिवाइड में, मैं डिवाइड में भी नहीं लिखूंगा, मैं तो तीनों चीज मल्टीप्लाई में लिख लूंगा ना। मुझे डिवाइड से मतलब ना पावर से मतलब, जिन एक्स किन पे डिपेंड कर रहा है, एम आर और वी, 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने तीनों ऐसे लिख ली, एम आर और वी लिख लिया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हो गया, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, क्योंकि कुछ कांस्टेंट आ सकता है, जो मैं बार बार बता रहा हूं कि हमें डायमेंशनल फॉर्मूले से ये नहीं पता चल पाएगा, या कांस्टेंट 2 आना है या 7 आना है, वो हम पता नहीं कर पाएंगे, या 6 पाई आना है। अभी एक सवाल 6 पाई का करा दूंगा तो आप समझ पाएंगे बेहतर। और दूसरी चीज, ये डायमेंशन हमें ये नहीं बता पाएगी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, जबकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर भी अगर इसे स्केलर मान के कर रहे हैं, देखो क्रॉस प्रोडक्ट तो कहीं करा नहीं है कुछ भी, तो ये हमें ये नहीं बता पाएगी कि हमारी क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो वेक्टर है या स्केलर। क्या कांस्टेंट है यहाँ 6, 12, 1/2, 6 पाई, वो नहीं बता पाएगा, ये वेक्टर स्केलर नहीं बता पाएगा। और तीसरी चीज, इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होना है वो नहीं बता पाएगा। ये 3 इसकी लिमिटेशंस हैं। मैं कल से परसों से लगातार बता रहा हूं और मैं समझा भी रहा हूं। तो हमने क्या लिख लिया, एम आर और वी, एम आर और वी। हमें नहीं मतलब पावर किस पे क्या लिखी, मानो यहां लिखी होती 3/2, तब भी हम यहाँ 3/2 नहीं लिखते। हमें कोई मतलब नहीं है कि यहां पावर कितनी लिखी, हमें तो एच किस पे डिपेंड कर रहा है, एम आर और बी, एम आर और बी लिखिए। पहला स्टेप, एम पे पावर ए लगा लो, बी पे बी और सी, ए बी सी पावर लगा लेते हैं, खत्म। अब सुनो अगला, एफ की डायमेंशन लिखी, एम एल टी -2, फोर्स की डायमेंशन लिखी।
अगला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की लिखो, मास की तो एम होती है तो ए, आर रेडियस, रेडियस की कितनी होती है एल, इस पे पावर बी, वेलोसिटी, वेलोसिटी की कितनी होती है एल टी माइनस वन, इस पे पावर कितनी सी, मास की तो एम होती है तो एम पे पावर वन की, एम पे पावर वन है ना, मास की तो एम होती है तो ए बन जा ए, तो एम पे पावर कितनी आ गई ए, एल पे पावर देखो बी बन जा बी और सी बन जा सी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, एल पे पावर बी है, बी बन जा बी और एल पे पावर सी बन जा सी, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, एल पे पावर कितनी हो जाएगी बी प्लस सी, टी पे पावर ना इधर है ना इधर, टी पे सी बन जा सी लेकिन माइनस का सी, और इधर ऐसे लिख लिया एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अगर फॉर्मूला करेक्ट होगा तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर डायमेंशन ऑफ आरएचएस आनी चाहिए, यही तो मैंने करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला बताई थी, तो डायमेंशन को कंपेयर कर लो, यहां एम पे पावर कितनी है ए और यहां एम पे पावर कितनी है वन, एम की जब कंपेयर करा यहां पे एम पे पावर ए थी, यहां पे एम पे पावर वन, ए इक्वल टू वन आ गया, यहां एल पे पावर कितनी थी बी प्लस सी और यहां एल पे पावर कितनी है वन, तो बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया वन के, यहां टी पे पावर कितनी थी माइनस सी, तो यहां टी पे पावर कितनी थी माइनस टू, अरे यार एम की एम से कंपेयर कर ली पावर, तभी तो इक्वल डायमेंशनली इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर डायमेंशन ऑफ आरएचएस, जब एम पे पावर दोनों इक्वल हो एलएचएस आरएचएस की, एल की एलएचएस आरएचएस की और टी की एलएचएस आरएचएस की, तो वही मैंने कहा एम पे ए एम पे वन इक्वल रख लिया, बराबर होनी चाहिए, एल पे बी प्लस सी यहाँ एल पे वन बराबर होनी चाहिए, टी पे माइनस सी बराबर माइनस टू, माइनस से माइनस कट दिया तो सी बराबर कितना आ गया टू, ए बराबर वन, तो सी की वैल्यू यहाँ रख दो, सी कितना है टू, सी की जगह कितना लग गया टू बराबर वन, तो वन प्लस का टू इधर जाके माइनस टू, तो वन माइनस टू माइनस वन, तो बी कितना आ गया माइनस वन, देखो ए भी निकाल लिया बी भी निकाल लिया सी भी निकाल लिया, हमारा काम खत्म हो गया, ये क्वेश्चन वन नाम ले लेते हैं, हमारा काम खत्म, ठीक है। देखो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं भैया, खत्म हो गया, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बस ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन वन में रख दूं, एम ए कितने निकल के आया है वन, आर बी ए बी कितना निकल के आया है माइनस वन, और सी बी पे कितनी है सी पे कितनी टू, भैया याद रखना ऐसा मत करना ए पे सी वाली लगा दो, यहाँ एम पे ए है और तुमने सी की टू लगा दी, एम पे टू ना, एम पे ए लगी थी तो ए की वैल्यू लगाओगे वन, बी पे बी माइनस वन है तो बी इसी पे लगाओगे, इस पे मत लगा देना माइनस वन, आर पे बी लगी तो आर पे माइनस वन लगाई, और सी टू है तो बी पे सी लगी थी सी टू, खत्म हो गया, एक सवाल आपका हो गया। अगला तरीके का कराऊंगा, क्या हो गया एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वन तो लिखते नहीं है बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर और आर पे पावर वन, भाई माइनस वन थी नीचे आके वन हो गई, एम वन तो लिखते नहीं पावर, एम पे वन थी तो वन लिखी नहीं, बी स्क्वायर आर पे माइनस वन थी नीचे आके प्लस वन, तो तुम्हारा ये फॉर्मूला होगा ना कि ये एम आर स्क्वायर अपॉन बी था, जबकि होना चाहिए था एम बी स्क्वायर अपॉन आर, यानी आर नीचे आना था बी ऊपर आना था, बी पे पावर टू होनी थी, वो फॉर्मूला सही होता, ये गलत था, मैंने खैर जानबूझ के गलत दिखा था इसे। अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम के लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने इक्वल टू लगाया और कांस्टेंट के लगा दिया, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ डायमेंशनली फॉर्मूला तो हमने करेक्ट निकाल दिया, लेकिन हम कांस्टेंट नहीं बता पाएंगे इसमें, यहाँ वन जैसे इस केस में यहाँ वन होना चाहिए, मुझे पता है आगे आप लोगों को भी पता चल जाएगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे कि यहाँ वन होगा तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, लेकिन टू एम बी स्क्वायर भी तो हो सकता था, जैसे काइनेटिक एनर्जी में एम बी स्क्वायर, यहां पे क्या होता है हाफ, तो ये हाफ हमें नहीं पता चल पाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एम बी स्क्वायर तो मैं निकाल लूंगा डायमेंशनली, लेकिन यहाँ पे 1/2 होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी में, ये नहीं पता चल पाएगा, तो के का काम काइनेटिक एनर्जी में क्या करता होगा 1/2,
समझ रहे हैं? कांस्टेंट, तो ऐसे हमने इस फॉर्मूले के इक्वल प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के के लगा दिया। के कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, 1 भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? पहला समझ में आया? अगला तरीके का देखते हैं। मैं 6 पाई वाला ही नहीं करा दूंगा, करा दे रहा हूं। एक फॉर्मूला दिया f इजिकल टू 6 पाई ईटा अपॉन आर जी। अब बस में f तो फोर्स है, आर और v पता ही है, ईटा बदलने दे रहा हूं। ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसकी डायमेंशन भी लिख दे रहा हूं, m l माइनस 1 q माइनस 1। मैंने कराई है परसों और आपको आने भी अब चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ डायमेंशन आप फॉर्मूला निकाल के सीख गए हैं निकालना। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्का, ये n नहीं है, ईटा है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी डायमेंशन होती है ml माइनस 1 t माइनस 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें ये फॉर्मूला देखना है, ये है 6 पाई, तो हम क्या लिखेंगे? डायमेंशन, मैंने गलत लिखा है, ये फॉर्मूला गलत जानबूझ के लिखा है। डायमेंशन ऑफ LHS, F, LHS में क्या F, इसकी क्या होती है ML T माइनस 2। डायमेंशन ऑफ RHS, ये मैं कह रहा था। अब इसमें जैसे 6 पाई है, तो यार 6 पाई का कोई काम नहीं, डायमेंशन तो सिर्फ कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। डायमेंशन तो हम किसकी निकालेंगे? ईटा आर और बी, ईटा आर और बी और एफ की तो लिख ली ईटा। 6 पाई की कोई डायमेंशन ही नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं कि यार 6 पाई होना चाहिए या 4 पाई होना चाहिए या होना भी चाहिए या नहीं भी होना चाहिए या 1/2, तो कांस्टेंट का पता नहीं चल पाता। दूसरा ये नहीं पता चल पाता है इसे देखते कि ये हमें वेक्टर क्वांटिटी मिली है स्केलर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हम सब जानते हैं, लेकिन डायमेंशनली हम नहीं बता पाएंगे कि ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी निकाली हमने या स्केलर, क्योंकि तुमने एफ इंटू डी निकालो और एफ डॉट डी निकालो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पर ये वेक्टर है, ये स्केलर है। आंसर डायमेंशन दोनों की क्या आएंगी? सेम। जबकि ये होता है टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी और ये होता है वर्क स्केलर क्वांटिटी। इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे डायमेंशनली, तो वो वही डायमेंशन आएगी जो इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो डायमेंशन दोनों की सेम आएंगी। और हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी मिली है स्केलर, क्योंकि यहाँ क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का कोई फर्क ही नहीं है। जबकि रियलिटी में अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो ये हमें टॉर्क मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी, और डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो हमें वर्क मिलेगा। तो ये भी नहीं बता पाता है कि स्केलर मिलने वाली क्वांटिटी है वेक्टर। अब तीसरा तो एक सवाल कराऊंगा कि ऐड, इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होना, वो भी नहीं बता पाता। फिलहाल मैं ये कांस्टेंट बता रहा हूँ, कांस्टेंट नहीं बता पाता है, या कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं 6 पाई, वो तो बाद में लगा लेंगे। फिलहाल तो हमें ईटा आर वी की डायमेंशन होती है, 6 पाई एक कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन होती नहीं। ईटा की कितनी है? एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 अपॉन आर रेडियस की एल, वेलोसिटी की एल टी माइनस 1। टी माइनस 1 से टी माइनस 1 कर देंगे। एल पे पावर 1 और एल पे पावर 1, 1 और 1 2, एल पे ये मत काट देना, ये माइनस वाला ये प्लस में है। एल पे पावर 1 और 1 कितनी है? 2, 2 पर जाके माइनस 2 और ये माइनस 1 पे और जुड़ गई, तो कितनी आ गई? एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 2 और माइनस 1 और 1 2, ऊपर जाके माइनस 2 और माइनस 1 माइनस। अब डायमेंशन ऑफ एलएचएस और आरएचएस देखो, एन पे पावर 1 है, बहुत अच्छे, यहां भी 1 है, ठीक है। एल पे पावर कितनी है? 1, यहाँ पे एल पे -3, वही गलत हो गया। अब आगे अपने आप लिख लेना, वो जो मैंने पहले लिखा था, क्योंकि डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, हेंस द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। इज दैट क्लियर? अब मैं आगे की बात कर रहा हूं कि अब हमें सही करना है।
ये इनकरेक्ट आ गया, डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर नहीं आई आरएचएस की। अब हम सही करेंगे। हमने क्या लिखा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, ईटा आर और वी। हमें नहीं मतलब, अब मानो ईटा पे होती 3/2 पावर, वी पे होती 7 पावर, और ये इक्वल नहीं आता, डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस नहीं आती जो अभी पहले करा। तो अब हम लिखते हैं फोर्स किस पे 6/2 तो कौन से हटा दो, ईटा आर और वी। हम ईटा आर और वी लिखते हैं, हम ये लिखते हैं ईटा पे पावर 3/2 ना हम ये लिखते कि आर और वी डिवाइड में, ना आर और वी यहां लिखते ईटा के डिवाइड ना, हमें इन तीनों चीजों को काय में लिख लेना है, मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम मान रहे हैं प्रोपोर्शनल है, फोर्स इन पे डिपेंड करता है। इस पे पावर ए लगाई, इस पे बी, इस पे सी, कुछ नहीं करा। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस, ईटा की एम एल -1 टी माइनस, ईटा पे कितनी लगी हुई है, ए, ईटा की डायमेंशन लगाई, इस पे पावर ए। आर की लेंथ की पावर बी, वेलोसिटी एल टी -1, इसकी पावर, वेलोसिटी क्या होता है, एल टी -1, इसकी पावर क्या लगा ली हमने, सी, ये सी लगा वेलोसिटी की एल टी। करो भैया, एम पे ए बन जा ए, तो एम पे पावर ए आ गई, ना एम इधर है ना एम इधर है, बात खत्म। एल पे आ जाओ, ए बन जा ए लेकिन माइनस का, बेटा ए बन जा ए का आया माइनस का, 1 से 1 मल्टीप्लाई ए लेकिन माइनस का। एल पे पावर कितनी है, बी, का प्लस का है, एल पे प्लस का बी, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती चल जाएंगी एल वाली, एल पे माइनस है, ए बन जा ए माइनस है, एल पे पावर बी, और यहां एल पे पावर सी, सी बन जा सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, एल वाली पावर मैंने एक संग लिख दी, एल वाली ये ए बन जा ए, एल पे बी थी प्लस का, और एल पे सी बन जा सी प्लस का सी थी, एल की पावर एक संग, एम पे बस ए थी, इधर कहीं एम है, टी पे आ जाओ, टी ए बन जा ए माइनस का ही, ए बन जा ए माइनस का ही, इसमें तो टी है नहीं, इसमें माइनस सी, ये माइनस ए और सी बन जा सी माइनस सी, टी पे माइनस का ए और माइनस का सी, इसमें टी था ये लिखी। अब कुछ नहीं, पिछली बार की तरह इक्वेट करो, इधर उधर की, एम पे कितनी है ए और एम पे कितनी है 1, तो ए इक्वल टू आ गया 1। एल पे कितनी है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और इधर एल पे माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, और इधर एल पे कितनी है 1। इधर देखो टी पे कितनी है माइनस ए माइनस सी, और इधर टी पे कितनी है -2। पावर कंपेयर कर ली, एम पे ए एम पे 1, तो ए इक्वल टू 1 आ गया, ए इक्वल टू 1, एल पे ये टी इक्वल टू 1, टी पे ये टी इक्वल टू -2। कभी तो जब पावर एलएचएस और आरएचएस की इक्वल होंगी एमएल2 पे, तभी तो डायमेंशनली करेक्ट होगा फॉर्मूला, इसलिए ये किया। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की जगह 1 रख दू, माइनस ए की जगह क्या रख दिया 1, माइनस सी इक्वल टू -2, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, तो -1 बचा, -2 + 1 कितना बचा -1, 1 से 1 माइनस से माइनस कट गया, तो सी इक्वल टू क्या आ गया 1। ए भी पता चल गया, सी भी पता चल गया, यहां लगा दो माइनस, माइनस तो ये ए की जगह क्या लगाया 1 प्लस बी प्लस सी की जगह भी क्या लगा दो 1 इक्वल टू 1, माइनस के 1 से प्लस का 1 कट गया, माइनस के 1 भाई माइनस तो ये ए की जगह 1 लगाया, और सी की जगह 1 से 1 कट गया, तो बी इक्वल टू क्या आ गया 1। सवाल आपका हो गया, ए भी 1 आ गया, बी भी 1 आ गया, सी भी 1 आ गया। कर देते हैं सवाल, ये क्वेश्चन 1 दिया करो हमेशा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा, ए कितना आया 1, आर टी बी भी कितना आया 1, बी कितना आया सी, बी पे कितनी लगी है सी भी कितना आया 1। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, यानी अपॉन में कुछ नहीं होता, आर
और वी भी मल्टीप्लाई में होते तो फॉर्मूला क्या गया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा आर वी। 1 तो लिखते नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या रख देंगे, के ईटा आर और वी। क्या आपका आंसर है। इस केस में के की वैल्यू आपको दे रखी है, जो इनकरेक्ट फॉर्मूला था उसमें के की वैल्यू कांस्टेंट दे रखा है, वरना आप यही छोड़ जाते, यहीं तक के लगा के कांस्टेंट छोड़ जाते। वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर क्या लिख देते, के इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। लेकिन इस केस में के की वैल्यू जो आपको गलत दे रखी थी, डायमेंशनली फॉर्मूला इनकरेक्ट थी, उसमें दे रखी है कितनी, 6.5, तो आप यहां लगा दोगे तो ये आपको करेक्ट फॉर्मूला पता चल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये जब हमें पता डायमेंशनली नहीं पता चल पाएगा, ये तो हमें दिया हो तभी पता चल पाएगा, वरना हम के लगा देंगे। ये दो तरीके के बाद, अभी तक मैंने क्या करा, गलत सवाल दिया हुआ था उसको पहले डायमेंशनली प्रूव करा दोनों सवालों की वो इनकरेक्ट है, फिर उन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमने आर ई का हमें नहीं मतलब पावर क्या लगी है या डिवाइड में क्या क्या लिखा, हम तो जिन जिन पे डिपेंड कर रहा है वो तीनों क्वांटिटीज लिखी, उन पर ए बी सी पावर लगा दी। इज दैट क्लियर, यही तो करा दी था। इज दैट क्लियर, ठीक। अब हमें मानो और सरल कर दे, हमें करेक्ट और इनकरेक्ट निकालना ही ना हो, सीधे यहीं से सवाल करना हो तो और सरल हो। अरे इसमें तो पहले हमने डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर डायमेंशन ऑफ एलएचएस प्रूव करी कि गलत है, फिर हम यहाँ पे आए कि एच किस पे डिपेंड कर रहा है, ईटा आर और वी। जैसे पिछला जो सवाल कराया आज ही, उसमें हमने प्रूव करा कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। फिर हमने क्या निकाला, एफ एम वी और आर पे डिपेंड कर रहा है। इज दैट क्लियर। अब हमें इससे सरल दे दे सवाल, तुम्हें डायमेंशन ऑफ एलएचएस प्रूव नहीं करनी हो, आरएचएस के इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं आते तभी तो ये करते हैं। डायरेक्ट तुम्हें ये दे दे, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या वो कहे कि फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी है तो लिख के दे रहा है, लेंथ पे स्ट्रिंग के, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड कर रही है लेंथ पे, टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे। अब तुम्हें सीधे यहां आ गया, तुम्हें तो इसमें ए बी सी, अब तुम्हें फॉर्मूला इनकरेक्ट और करेक्ट देखना ही नहीं। पहले तो ये लंबा सवाल थे पहले दूसरे, उसमें तुम्हें निकालना पड़ा कि फॉर्मूला इनकरेक्ट है, फिर तुम्हें निकालना पड़ा कि फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ईटा आर और वी पे, इन पे पावर क्या लगाई तुमने, ए बी सी। ये सरल हो गया। इसमें वो कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ। या एम जो है मास नहीं है, वो तुम्हें अगर मास होगा तो मास लिख के देगा, मैंने परसों ही समझाया था। और यहाँ पे इस सवाल में मास पर यूनिट लेंथ है, वो आपको लिख के देगा यहाँ पे क्या क्या है। आपको अपनी तरफ से कुछ करना ही है, आप ये नहीं कह सकते सर हमें क्या मालूम यहाँ मास है या मोमेंटम है या मास पर यूनिट लेंथ है। नो, यू कांट से, बट सब वो लिख के देगा। यहाँ एम तुम्हें नहीं मतलब है क्या, वो लिख के देगा। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग लिख के देगा वो। एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। टी क्या है, टेंशन। टाइम पीरियड नहीं है ना, टेम्परेचर है। अगर टाइम पीरियड होता तो वो तुम्हें लिख के देता टी टाइम पीरियड है, टेम्परेचर होता तो वो लिख के देता कि टी टेम्परेचर है। यहाँ पे टेंशन है तो उसने लिख के दिया टेंशन, और टेंशन ही क्या होता है, फोर्स। सॉरी, एम मास नहीं है। अगर एम मास होता तो वो क्या लिख के देता, मास। एम क्या लिख के देता, मास। जब डैडी सॉल्व करने को देगा तो मास, लेकिन इसमें क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अब भैया जैसे मैं तुम्हें समझा दूं, जैसे उसमें n इज इक्वल टू 1/2 L T अपॉन T स्क्वायर L पे पावर 3/2 और m पे पावर क्यूब ये दिया होता, तो तुम डायमेंशन ऑफ LHS 1/2 तो कांस्टेंट होता है, ये तो हटा दो। डायमेंशन ऑफ RHS L पे पावर 3/2 T पे पावर 2 और m, L T और m, L T और m की लगाते और इधर n की लगाते और दिखाते कि फॉर्मूला इनकरेक्ट है। यही तो कर रहे थे अभी, इनकरेक्ट आता ही, जाहिर सी बात है। उसके बाद क्या करते, हम लिखते n किस किस पे डिपेंड कर रहा है, L पे, T पे और m पे। यही तो करते, हमें नहीं मतलब L पे, T पे और m पे क्या पावर लगी है, नहीं हमें ये मतलब कि इनमें से कौन सी चीज मल्टीप्लाई में और कौन सी डिवाइड में। हम तो तीनों को काय में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में, एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फ्रीक्वेंसी लेंथ पे, टेंशन पे और मास पे डिपेंड करे, यही तो करते हैं। और इस पे क्या लगा लेते, ए बी
सी। ठीक, इसमें हमें ये इनकरेक्ट दिखाना नहीं है फॉर्मूला, उसमें दिया नहीं है, हमें बहुत सरल कर दिया। उसने सीधे कह दिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग it depends on the length of the string, tension on the string and mass per unit length of the string. Find the formula dimensionally. ठीक है, अब मैं बता रहा हूं। तुमने शुरू करा, तुमने लिखा कि फ्रीक्वेंसी सवाल करा, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, टेंशन पे और मास पे। इस पे तुमने ए लगा लिया, इस पे बी लगा लिया, इस पे सी लगा लिया। बेटा फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन तुम्हें पता होनी चाहिए, टी पे पावर -1, लेंथ की एल, फोर्स की, टेंशन फोर्स होता है, फोर्स की एम एल टी -2, एम मास अगर होता, एम मास होता तो क्या होगा कि एम मास की तो एम होती है, लेकिन मास पर यूनिट लेंथ वो सवाल में देगा, आपको न्यूमेरिकल में देगा, तो मास पर यूनिट लेंथ तो कितने हो गया, एम एल पे पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस है। तो बेटा यहाँ एम जो मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है इस सवाल में, तो एम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ, मास के अपॉन में लेंथ एल, एल पे पावर 1 ऊपर जाके -1, तो डायमेंशन एम की यहाँ क्या हो जाएगी, एम एल -1 ना कि एम। अब लगाते हैं, हम शुरू करते हैं। तो आ गया एम, एन पे पावर कितनी है, टी पे पावर -1, एन की पावर एल, एल पे कितनी है, एल है, डायमेंशन ऑफ एल, लेंथ की कितनी है एल, इस पे पावर ए, टी टाइम और टेम्परेचर नहीं है, टेंशन है, टेंशन का मतलब फोर्स, कितनी हो गई एम एल टी -2, इस पे कितनी लगा ली पी, और एम, एम मास नहीं है तो एम हो जाती, यहां क्या मास पर यूनिट लेंथ, यानी एम की कितनी हो जाएगी एम एल -1, और इस पे कितनी लगा ली सी, इस पे कितनी लगा ली सी। अब देखें भैया एम पे कितनी 1, तो बी बन गया बी, इसमें तो एम है नहीं, इसमें तो एम है नहीं, यहां आ जाओ, बी बन गया बी और सी बन गया सी, यहां भी 1 है एम पे, तो सी बन गया सी और बी बन गया बी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो एम पे हो गई बी और सी बन गया सी, बी प्लस सी। अब एल पे आ जाओ, ए बन गया ए, एल पे ए इधर है, बी बन गया बी प्लस का बी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो रही है, और एल पे -1 है, सी बन गया सी माइनस का, सी बन गया सी काय का माइनस का, एल पे माइनस सी हो गई, एल पे ए, एल पे बी प्लस का और एल पे -सी। अब टी आ जाओ, इसमें भी टी नहीं है, इसमें भी टी नहीं है, तो बस इसमें बचा 2b काय का माइनस का, भाई टी इसमें होता, इसमें होता, इसमें होता तो हमने जोड़ देते, जैसे एन इसमें था b और एन इसमें था c, मल्टीप्लाई में पावर एन पे b प्लस सी, एन इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी, तो प्लस का a प्लस का b और माइनस का c, और t पे पावर -2b, t बस एक ही है -2b। अब क्या करेंगे, हाँ अब ये और अच्छा सवाल, अब तुम कहोगे सर इधर तो एमएलटी में बस केवल टी है, एम और एन है ही कुछ नहीं, एम नहीं है तो एम पे पावर क्या मानी जाएगी 0, एन नहीं है तो एल पे पावर क्या मानी जाएगी 0, टी है बस टी पे पावर -1 की, जो भी होता मानो एल होता, एम और टी नहीं होता तो एम और टी पे 0 मान लेते। अब डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर डायमेंशन ऑफ आरएचएस होनी चाहिए, इज दैट क्लियर, ओके। तो एम पे पावर कितनी है b प्लस सी, इधर कितनी है b प्लस सी, और इधर कितनी है 0, इधर तो बस t पे -1 है, m और l पे तो है ही, इसलिए हमने m पे 0 l पे 0 लिखी, तो m पे 0, b प्लस सी बराबर 0, l पे लिखो a प्लस b माइनस सी बराबर l पे कितनी है 0, t पे लिखो -2b और इधर कितनी है -1, आ गई -2b बस t पे -1 थी, तो फ्रीक्वेंसी की टाइम पीरियड -1 है, इससे ये गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया 1/2, b की वैल्यू निकल आई, बहुत अच्छे, b की वैल्यू यहां रख दो, b की वैल्यू 1/2 इसमें रख दो, प्लस का 1/2 इधर जाके माइनस का, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, b और c की वैल्यू आ गई इसमें रख दो, a प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस ये वाला माइनस सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, सी की वैल्यू कितनी है -1/2 बराबर माइनस सी की वैल्यू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस,
ए प्लस 1/2 और 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो 1/2 आधा और आधा एक, ए प्लस 1 हाफ एंड हाफ 1, ए प्लस 1 इजिकल टू 0, तो ए इजिकल टू माइनस प्लस का 1 इधर जाके माइनस, सवाल खत्म। ए भी निकलाया, बी भी निकलाया, सी भी निकलाया, बस हमें इस इक्वेशन 1 में रखनी है, खत्म हो गया सवाल। जैसे उसमें रखते थे, उसमें फिर भी LHS इजिकल टू RHS प्रूव करके लाते थे, डायमेंशन ऑफ LHS इजिकल नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, हैज द फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तब ये करते थे, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें तो सीधे ये रखा था कि फ्रीक्वेंसी लेंथ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करेगी, या मास पर यूनिट लेंथ। अब इसको रब कर दो बस। ओहो ओहो, बी कितना आया था 1/2, याद रखना बी कितना आया था 1/2, ए माइनस 1 यहां रखा तो एन डायरेक्ट एल, ए आपका कितना आया -1, टी पे पावर बी, बी कितना आया है 1/2, एम पे सी कितना आया -1/2। बेटा ऐसा कल मत कर देगा, पता चला एन पे तुमने पावर कितनी लगाई है सी, और एन पे बी की लगा दो 1/2 ना, सी लिखा है तो सी की लगाओगे -1/2, एल पे ए लिखा है तो ए की लगाओगे -1, और टी पे बी लिखा है तो बी की लगाओगे 1/2, खत्म हो गए सवाल। आज इतना ही करेंगे, कल और अच्छे से सवाल, अब सारे सवाल मिक्स वाले करेंगे, मजा आएगा। कल परसों आगे की चीज शुरू करेंगे। तो एन 1/L पे पावर -1 नीचे आके कितनी हो गई +1, ओके, -1 थी नीचे आके कितनी हो गई +1, टी पे पावर 1/2, एन पे पावर -1/2 है तो नीचे आके एन पे टी पे पावर 1/2, एन पे पावर -1/2 थी, नीचे आके प्लस का 1/2 हुई, तो एन 1/2 को क्या लिख लेंगे अंडर रूट, भाई 1/2 है 1/2 है, टी पे पावर -1/2 थी, एन पे टी पे पावर 1/2 थी वो ऊपर लिखा, एन पे पावर -1/2 थी वो नीचे आकर प्लस का 1/2 हो गई, 1/2 को क्या लिख लिया अंडर रूट, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो यहां क्या बचा T/M, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि आपको इसमें नहीं पता है कांस्टेंट क्या लगा था, नहीं पता है ना, तो हम क्या लगा देंगे, इसका हटा के के, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के काय का लगा देंगे इक्वल टू कोसाइन, लेकिन हम यहाँ एक कांस्टेंट लगा देंगे के, कि हमें नहीं मालूम है कि वो कांस्टेंट क्या है, K/L, ये कांस्टेंट के लग गया अंडर रूट T/M, और क्या लिख देंगे वेयर K इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब किसी जरूरी नहीं कांस्टेंट हर डेरिवेशन में हर फॉर्मूले में लगाओ, अगर नहीं लगाओगे तो के की वैल्यू 1 लगा लेंगे, k इक्वल टू 1, अगर लगाए 6/2/7 1/2 या 7/8 1/4 तो k की वैल्यू वो हो जाएगी। जैसे इस केस में, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आपको नहीं पता होगा, सबसे लास्ट में जाके जब आप स्टेट सिस्टम पढ़ेंगे सिलेबस के फर्स्ट ईयर के वेव्स ऑप्टिक्स में, वेव्स में, तब आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूं, इस केस में k की वैल्यू क्या होती है 1/2, इस फॉर्मूले में, तो k की जगह 1/2 लगाओ, तो n इक्वल टू 1/2, k की जगह क्या लिखा 1/2, 1/2, k की वैल्यू कितनी है 1/2, कितना हो गया 1/2, और नीचे कितना है l अंडर रूट T/M। अब आपको नहीं मालूम है 1/2, तो आप k लिख के छोड़ाओगे, या आपको दिया हो जो डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला दिया होता, मान लो ये दे रखा होता n इक्वल टू 1/2 T अंडर रूट L/M, तो ये गलत होता। फिर आप इसको दिखाते कि डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, फिर लिखते n किस पे डिपेंड कर रहा है, T पे, L पे और M पे, ना आपको मतलब होता है T अपॉन में लिखा है, ना इससे मतलब होता है L और M अंडर रूट में लिखी है। आपको n किस किस पे डिपेंड करता है, L M और T पे, L M और T पे, इन पे क्या लगा देते हैं ABC, फिर ऐसे प्रूव करते चले जाते, यहां तक प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के लगा देते K,
फिर आपको इस गलत सवाल में, गलत जो था डायमेंशनल फॉर्मूला, उसमें आपको कांस्टेंट दिख जाता 1/2, के की वैल्यू कितनी है 1/2, तो आप यहाँ के की जगह क्या लगाते हैं 1/2, तो आपका ये गलत होता सवाल, ये सही होता, यानी टी की जगह क्या होना था एल और एल की जगह क्या होना था टी, तब ये फॉर्मूला करेक्ट होता। कल हम आगे के सवाल करेंगे, पीछे की दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा। पढ़ते रहिए, बाय।